हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आया हूं। यह है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसकी महत्ता को आप इस रूप से समझिए कि स्वतंत्रता के बाद मात्र 3 शिक्षा नीति आया है, जिसमें थर्ड ये है। इसके पहले 1968, 1986 और उसके बाद 2020। आप इसकी महत्ता को इस रूप में ले सकते हैं कि चाहे आगे आने वाला पीटी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बहुत सारे आलोचक इस नई नीति को जीजाशाली संवाद के रूप में कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, इस बात को मैं आपको बच्चों की तरह समझाने का प्रयास करूंगा। वो मैप के थ्रू होगा, वो विभिन्न परीक्षण के थ्रू होगा और आपका एक एनालिटिकल व्यू क्रिएट करने का भी प्रयास मैं करूंगा। तो ये तभी संभव है जब आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। कुछ और ज्यादा सुधार की आवश्यकता होगी तो जरूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार जरूर करूंगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि 100% आपको वैज्ञानिक तरीके से समझा सकूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण डायमेंशन को छुआ गया है और कौन कौन से डायमेंशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग हर एस्पेक्ट पर चलेंगे, तो ऐसे में आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना चाहिए ताकि आप कुछ बातों को नोट डाउन कर सकें। भविष्य में आपको नए तरीके से तैयारी ना करना पड़े, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हर पॉइंट पर फोकस रहें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। नई शिक्षा नीति को हम लोग देखें उसके पहले दो जो पुरानी शिक्षा नीति है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि मेंस में और इंटरव्यू में इससे पूछा जा सकता है, कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है कैसे भिन्न है अन्य दो शिक्षा नीतियों से। तो ऐसे में आपको कम से कम एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। तो ऐसे में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को देख लेते हैं। कहा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की बात इसमें की गई थी। आप देखेंगे आरटीई जो आया इसी के कहीं ना कहीं बात को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में देख सकते हैं आप। शिक्षक की योग्यता और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। भारतीय भाषा के साथ विदेशी भाषा पर फोकस किया गया और अभी जो हम लोग त्रिस्तरीय फार्मूला की बात कर रहे हैं वही आप उस समय त्रिभाषा फार्मूला के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा को साथ लेकर चलने की बात की गई। तो तीन भाषा फार्मूला कब आया था? तो 1968 में ही आ गया था। समानता पर आधारित शिक्षा की बात की गई। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर शिक्षा में जो देखा जा रहा था असमानता, उसको समानता पर स्थापित करने की बात की गई 1968 में। साथ ही इसी प्रणाली में 10+2+4 प्रणाली शिक्षा को अपनाया गया। आपको पता होना चाहिए यह शिक्षा जो नीति आएगा वो कोठारी कमीशन की सिफारिश पर लाया गया। इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी, उन्होंने इसको लागू किया। तो ये कुछ बातें हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लेकर जो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लेकर। शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। एक बात और, इसमें संशोधन भी किया गया 1992 में। पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, जब सेंटर में ये थे, तो इन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया और उसके बाद ही हम लोग देख रहे हैं क्या क्या प्रावधान इसमें सम्मिलित है। तो प्राथमिक स्तर पर नामांकन व छीजन दर यानी स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करने का इसमें जोर दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था को तो बेहतर बनाना ही है। आप इसको 1968 के शिक्षा नीति से जोड़कर देख सकते हैं। अगला है पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर जोर दिया गया। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। ये देखिए एक नया बात, महिलाओं को शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात की गई, जिसमें महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इन दोनों शिक्षा पर फोकस किया गया। संस्थाओं में आधारभूत सुविधा विकास पर जोर दिया गया 1986 के शिक्षा नीति में, जिसमें हॉस्टल, पुस्तकालय, आवास, छात्रावास या जो छात्र रहते हैं उसके आवास की बात इसमें किया गया।
गैर सरकारी संगठनों को शिक्षा में सुविधा प्रदाता के रूप में जोड़ने का भी प्रयास किया गया। एनजीओ को भी लाने का प्रयास किया गया ताकि जो भारत की विविधता है और इतना बड़ा जनसंख्या है उसको समाहित कर सके। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब हम लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में पहले तो एक बात जान लीजिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले शिक्षा के संदर्भ में देखरेख करता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, नाम परिवर्तन का यह सिलसिला बहुत पहले से शुरू है, जो अभी भी दिखाई देता है नई शिक्षा नीति में भी। 3 दशक बाद यह शिक्षा नीति आया है और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की बात यह करता है। और जब आप इसके विभिन्न आयाम को देखिएगा, विभिन्न प्रावधान को देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कैसे यह भिन्न है और कैसे शिक्षा के आधुनिकीकरण की जो बात 1986 का प्रावधान करता था उसको आगे ले जाने का काम इसने किया है। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और उन्होंने नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभों की बात की और ये 5 स्तंभ आपको देख लेने हैं। पहला एक्सेस यानी सब तक पहुंचेगा शिक्षा। दूसरा इक्विटी यानी भागीदारी या न्याय सम्य यानी न्याय संगत तरीके से सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास यह नई शिक्षा नीति करेगा। क्वालिटी यानी गुणवत्ता की बात करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी होगा, मात्रात्मक होगा, नहीं, गुणात्मक अभिव्यक्ति होगा यह नई शिक्षा नीति। अफोर्डेबिलिटी यानी किफायती होगा, महंगा नहीं होगा, इसलिए इसको प्रावधान किया गया है। निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, थोड़ा सा फीस को लेकर इसमें चर्चा किया गया है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं किया गया है। यही प्रॉब्लम है कि स्पष्टता जब नहीं होगा तो प्राइवेट स्कूल वाले तो अथाह फीस अभी ले ही रहे हैं और ज़्यादा पैसा लेंगे। खैर, अकाउंटेबिलिटी की भी बात किया गया यानी जवाबदेहिता की भी बात किया गया। और ये 5 डायमेंशन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं। अब थोड़ा हम अपने शिक्षा स्वरूप में जो परिवर्तन आया उसको देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं स्कूली शिक्षा पर, फिर उच्च शिक्षा के बारे में देखेंगे। स्कूली शिक्षा हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हम लोग किस तरह पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का संरचना क्या है। अब थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है। हम लोग 10+2 की प्रावधान पर चलते थे, यानी 10वां क्लास तक मैट्रिक और उसके बाद क्या करते थे, इंटर करते थे, फिर एग्जाम होता था। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो अब क्या प्रावधान आया है, तो अब आया है 5+3+3+4 के 4 स्तर के स्वरूप की बात की गई है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, ये 4 स्तर का स्वरूप है क्या भाई? अभी तो हम लोग देख रहे थे 10+2 बहुत आसान था, बचपन से इसमें एडिक्शन था कि हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अब ये नया प्रावधान क्या है? और बहुत सारे लोग बस बता के निकल गए हैं कि 5+3+3+4 का प्रावधान आया है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है, जब तक इसको नहीं समझिएगा कैसे काम चलेगा। क्योंकि यही स्ट्रक्चर है आपका, यही बेसिक बात है जिसको आपको समझना है। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने इसको तोड़ा है, तोड़ के समझाने का प्रयास किया है। तो पहले 5 को समझ लेते हैं। 5 है 5 इयर्स प्लान है, या जो फाउंडेशन कोर्स की बात करता है, यानी नींव की बात करता है, आधार की बात करता है। एक मकान को खड़ा होने में जो आधार होता है वही है यह फाउंडेशन कोर्स। 3 साल तक इसमें आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग की व्यवस्था की गई है। ये प्री स्कूलिंग की व्यवस्था पहले नहीं था, जो अब सम्मिलित किया गया है। तो ये प्री स्कूलिंग की व्यवस्था, आप जैसे आप देखिए सीबीएसई कोर्स में चले जाइएगा तो आपको मिलता था एनसी, एलकेजी, यूकेजी, ऐसे वहाँ KG1 KG2 का भी प्रावधान है। खैर उतना पे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्री स्कूलिंग में आपको ये प्रावधान देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये प्रावधान जोड़ा गया है। सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, इन दोनों में प्री प्राइमरी स्कूलिंग करवाया जाएगा। सरकारी के स्तर पर आंगनबाड़ी काम करेगा, प्राइवेट के स्तर पर बात करने का जरूरत ही नहीं है। फिर 3 साल का ये हुआ बेसिक कोर्स, फिर 2 साल का होगा क्लास 1 और क्लास 2। तो ये है फाउंडेशन कोर्स। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमारा 5+3, तो 3 साल को फिर लेते हैं। 3 साल में क्या किया गया है, तो इसमें क्लास 3 से 5 तक की पढ़ाई को जोड़ा गया है, यानी प्री स्कूलिंग के बाद की शिक्षा। इसमें एक अच्छा प्रावधान जोड़ा गया है कि इसमें गणित, विज्ञान, कला आदि में पढ़ाई आप कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लाया गया है। आपको वास्तविकता से, व्यावहारिकता से रूबरू करवाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तीसरे क्लास से ही 8 से 11 साल के बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। अगला है फिर से 3, मतलब 5+3+3। फिर 3 क्या है, तो फिर 3 है 6 से 8 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। यानी वर्ग 6 से ही अब कौशल विकास कोर्स शुरू हो गया है, यानी जो आप
जो स्किल एजुकेशन की बात कर रहे थे, अब उसको बहुत ज़्यादा बाद में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक से शुरू हो जाइए, यानी छठा क्लास से ही आप लोग शुरू हो जाइए। याद है बचपन मुझे कि छठा क्लास में ही अंग्रेजी पढ़ना शुरू होता था। खैर अब तो प्रावधान बहुत चेंज हुआ था, लेकिन हम लोग 6 क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू करते थे। तो ये प्रक्रिया था, लेकिन अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और कौशल आधारित जो कौशल विकास कोर्स है वो छठा क्लास से ही शुरू होगा और इसमें विषय पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा क्लास 6 से 8 के बीच ही। अब अगला आता है 4 साल। 4 साल में क्या होगा, तो 4 साल पहले इसको समझ लीजिए, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 को 4 ईयर प्लान में शामिल किया गया है, जिसको 2 चरणों में बांटा गया है। 9 और 10 को एक चरण और दूसरा चरण 11, 12। और जो बोर्ड परीक्षा हो रहा था इसमें वो पहले से जो हो रहा था वो चलेगा इसमें, लेकिन कुछ और परिवर्तन किया गया, उसको भी देखेंगे। यानी 4 साल जो है 12 तक आपको दिया गया है। आपको यह पता होना चाहिए कि कक्षा 11 से विषय चुनते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। 9 से 12 के बीच विषय चुन सकेंगे आप, यानी 9वीं क्लास से ही आप अपना विषय का चुनाव कर सकेंगे कौन सा विषय आपको लेना है। लेकिन इसमें भी रिजिड नहीं है कि आपने ये विषय ले लिया तो यही, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके साथ कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। साइंस या मैथ के साथ फैशन डिजाइनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। तो यह विकल्प खुला रखा गया है, ऐसा नहीं है कि आपको बांध के रखा जाएगा। जो आप में कौशल है उसको भी सामने प्रेजेंट करने का बात यहाँ पर किया गया है। कहा जा रहा है एक और बात इसमें परिवर्तन जो हुआ है, पहले क्लास 10 तक सामान्य पढ़ाई होता था, लेकिन अब क्लास 6 से ही विशेष पढ़ाई शुरू हो गया है। कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो इस रेखा चित्र को आप 5 क्लास तक देख लीजिए, 5 क्लास तक आपको मातृभाषा में शिक्षा होगा। संभव हुआ तो 8वीं क्लास तक भी मातृभाषा में शिक्षा संस्थान दे सकते हैं, सरकार को प्रॉब्लम नहीं है। यहीं आप देखिए 3 भाषा फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला यहाँ पर आया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। अब ये क्या था, इसको नेसेसरी पहले बनाया गया था, जिसको लेकर दक्षिण भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ कि नहीं, हिंदी को हम जबरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे। इसी से बचने के लिए सरकार ने क्या किया है, किसी भाषा को आवश्यक नहीं बनाया है, जो आप चाहें पढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पर लादा जाएगा। तो एक प्रावधान किया है जिससे कम से कम विरोध ना हो इस नई शिक्षा नीति को लेकर। तो ये था बेसिक बात। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम देख रहे थे क्या कि बच्चों का मूल्यांकन हमेशा परीक्षा फल के आधार पर किया जा रहा था। मोटे मोटे बैग टांग के बच्चे जा रहे थे, इसके आधार पर उनका मूल्यांकन हो रहा था। लेकिन अब मूल्यांकन का तरीका भी बदला गया है, 3 स्तर पर मूल्यांकन होगा। कैसे, तो पहला एक अच्छा प्रावधान है ये, इसको समझिए आप। एक स्वयं छात्र अपने द्वारा मूल्यांकन कर पाएंगे खुद को, फिर उसके जो सहपाठी होंगे वो बताएंगे कि कैसा है हमारा मित्र। हालांकि इसको लेकर सस्पेंस हो सकता है, लेकिन प्रावधान है। फिर तीसरा शिक्षक का बारी आता है, यानी बच्चों का त्रिस्तरीय मूल्यांकन किया जाएगा। इसी के संदर्भ में नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जो बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेंगे कि बच्चे किस क्षमता के आधार पर विकसित हो रहे हैं। क्या उनको अभी भी रटने की प्रक्रिया में तो नहीं ढकेल दिया गया है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में रटना एक बड़ा आयाम था, बड़ी बात थी, रट के पास करो। लेकिन अब उसको हटाने का प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है। अब रटने की जगह व्यावहारिक बनिए, अब रटिए मत समझिए, इसी बात को यहाँ पर फोकस किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप भी बदलेगा। कैसे, तो अब कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में भी परीक्षा होगा और इसका भी महत्व रहेगा। और इसके साथ साथ जो पहले बोर्ड चल रहा था क्लास 10 और क्लास 12 का, वो स्वरूप सिर्फ बदलेगा, लेकिन क्या स्वरूप में परिवर्तन होगा अभी सरकार इसको लेकर स्पष्ट नहीं बता पाई है। लेकिन इसमें जो सुझाव हैं वो ये हैं कि साल में 2 बार परीक्षा लिया जाए क्लास 10 या क्लास 12 का, जिससे बच्चों को हेडक ना हो। इसमें न सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों बल्कि व्याख्यात्मक प्रश्न भी हो, मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी, जैसे हम लोग अभी सिविल सर्विसेज में देखते हैं, पीटी में ऑब्जेक्टिव और मेंस में सब्जेक्टिव। मुख्य जोर ज्ञान परीक्षण पर रहेगा, रटने पर नहीं, ये भी बात फोकस में रखिएगा। तो ये था स्कूलिंग के बारे में चर्चा। अब इसके बाद हायर एजुकेशन पे आते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन पे बात करना भी बहुत जरूरी है। हायर एजुकेशन के संदर्भ में देख लीजिए तो इसमें बहुत अच्छा प्रावधान जो हुआ है वो है मर्जी से विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा था कि पहले आप कला से आगे पढ़ रहे थे तो आपको आगे जाके कला में ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप कोई भी विषय ले सकते हैं और 2 विषय के साथ तीसरा विषय भी चुन सकते हैं। जैसे आप गणित लिए या भौतिकी लिए तो आप संगीत भी ले सकते हैं। और इसी को लेकर बोला गया कि संगीत जो उदाहरण दिया गया वो एक व्यवहारिक उदाहरण था,
लेकिन चलिए ठीक है, बोला कि आप गणित ले सकते हैं, गणित के साथ भौतिकी भी ले सकते हैं, उसके साथ संगीत भी ले सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके संदर्भ में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी लाया गया है जो शोध पर ज़्यादा ध्यान दिलवाएगा। अभी क्या था, भारतीय शिक्षा में रिसर्च पर कम फोकस का था, लेकिन रिसर्च को भी अब शामिल किया गया है क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्थापित किया जाएगा। एक बात और यहीं पर समझ लीजिए, अच्छा इसको नीचे समझा दूंगा, पहले इस बात को समझाने से पहले आपको नीचे वाला कुछ पॉइंट समझना चाहिए, तो आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा, नहीं तो आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। आप देखते होंगे हम लोग कि आज समाज में डिग्री कोर्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बीटेक बहुत ज़्यादा करते हैं या एमबीबीएस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसके बाद डिग्री कोर्स जब आप करते थे तो उसके बाद एमटेक करते थे, या अगर ग्रेजुएट किए हैं सिंपल से तो एमए करते थे, उसके बाद एमफिल करते थे और उसके बाद पीएचडी करते थे। लेकिन अब एमफिल को हटा दिया गया है, अब डायरेक्ट एमए से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो एक और सपोर्टिव वे में आगे बढ़ा गया है स्टूडेंट के लिए, क्या आप पीएचडी एमए के बाद कर सकते हैं। कुछ और बातें, जैसे हायर एजुकेशन में हम लोग नाम सुनते थे हमेशा यूजीसी का, एआईसीटी का, एनसीटीई का, अब ये सारे को समाप्त कर दिया गया है। इतना ज़्यादा ओल झोल का जरूरत नहीं है, इधर उधर की नहीं है, संस्था 50 को नहीं रहेगा जिससे कन्फ्यूजन हो। अब एक नियामक की बात होगी और वो नियामक कौन सा होगा उस पर जल्द ही सरकार निर्णय करेगी। यानी अब यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई सारा समाप्त होने जा रहा है। अब एक नियामक होगा और उसी के आधार पर काम होगा। बहुत बड़ी बात है। इसी के संदर्भ में बोला जा रहा है इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा। अब बात आता है कि इंस्पेक्टर राज क्या है। तो इंस्पेक्टर राज देखिए, बहुत सारे जब विश्वविद्यालय होंगे, बहुत सारी संस्थाएं होंगी तो अपने अनुसार नियम कानून बनाएंगे। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, अब कुछ नहीं, सभी के लिए एक ही नियम होगा, अलग अलग नियम नहीं काम करेगा। सबका नियम एक ही होगा और एक ही शिक्षा नीति के आधार पर सारे कार्य करेंगे। तो ये एक अच्छा प्रावधान है। इसी के संदर्भ में और आगे देख लीजिए, आपको समझना होगा ये बहुत अच्छा क्रेडिट सिस्टम, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था की बात की गई है। किसी भी स्तर पर आप प्रवेश कर सकते हैं और किसी भी स्तर पर निकल सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ेंगे वो बेकार नहीं जाएगा। अब बेकार कैसे नहीं जाएगा, तो ये देख लीजिए कि आप पढ़ना शुरू किया अभी बीटेक या आप ग्रेजुएशन में गए, आप एक ईयर पढ़े और आपके घर में कुछ समस्या आ गया मान लीजिए, तो आपने पढ़ाई छोड़ दिया, तो 1 साल का आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 साल अगर पढ़ लिए, बीए कर लिए, तो डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा और जब आप चाहें फिर से पढ़ाई में शामिल हो सकते हैं। अच्छा प्रावधान है, बहुत जरूरी था भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पारिवारिक स्तर पर या विद्यार्थी के स्तर पर समस्या आते रहता है, ऐसे में पढ़ाई छूट जाता है, फिर से शुरू करना मुश्किल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यावहारिक प्रावधान है और मैं इसको सरकार का सबसे अच्छा नीति कहूँगा अभी के परिप्रेक्ष्य में। खैर, पढ़ाई को कभी भी छोड़ने और शुरू करने की छूट दी गई है। 3 या 4 साल के डिग्री कोर्स में प्रत्येक साल प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। जैसे बीटेक कर रहे हैं तो पहला साल का प्रमाण पत्र मिला, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, और फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप प्रत्येक साल नहीं कर पाए, 1 साल किए, जैसे बीए की बात की, 1 साल किए तो 1 साल का प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 साल किए तो एडवांस डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और 3 साल किए तो ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये प्रावधान किया गया है। साथ ही कॉलेज को स्वायत्तता दिया गया है कि आप अपने आधार पर काम कर सकते हैं, या तो आप स्वायत्त रहिए या किसी विश्वविद्यालय के अधीन रहिए, और स्वायत्त रहिए तो अपने कॉलेज के स्तर को बनाए रखिए, या नहीं रह सकते हैं तो किसी विश्वविद्यालय में रखिए। और लेकिन किसी विश्वविद्यालय में जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, वो विश्वविद्यालय ग्रेडिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है। जैसा जैसा ग्रेडिंग होगा उसी के आधार पर आपको जुड़ना भी होगा। अब एक और बात यहाँ पर समझ लीजिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। अब ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम देखते हैं कानून और मेडिकल शिक्षा, इन दोनों को छोड़ देते हैं, लॉ और जो मेडिकल फील्ड है उसको छोड़ देते हैं, यानी डॉक्टर जहाँ से बनते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पूरी उस शिक्षा की गुणवत्ता और नियमन करने का काम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। यानी 2 कोर्सेज को छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेगा। तो ये था हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ प्रावधान। हालांकि टीचरों को लेकर भी कुछ प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी उसमें और ज़्यादा सरकार सजग तरीके से बताएगी, तभी ज़्यादा हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे उसमें बीएड कोर्स को भी शामिल किया है, अब शिक्षकों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, तो उसमें भी काम हुआ। लेकिन अभी और ज़्यादा, क्योंकि देखिए शिक्षा की गुणवत्ता अगर सुधारना है तो स्टूडेंट के साथ साथ, शिक्षा नीति के साथ साथ
टीचरों के संदर्भ में भी काम करना होगा। लेकिन जो व्यवस्था चली आ रही है और जो व्यवस्था सरकार कर रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने का उम्मीद बनता है। तो उसको लेकर भी अगर आप कहेंगे तो आगे स्पष्टता जब आ जाएगा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा या आपको उपलब्ध करा दूंगा PDF। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो मैं उसमें भेजते रहता हूँ, प्रतिदिन न्यूज एनालिसिस के आधार पर बात करते रहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्रमिक विकास कैसे हुआ। आप पता ही होगा, हम जब भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत शिक्षा का केंद्र के रूप में था, पूरे विश्व को हम लोग शिक्षित करने का काम करते थे और आज हम ही को सब शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो विकास क्रम क्या रहा है इसको देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है, सदियों से ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश फैला रहे भारत को दुनिया का विश्व गुरु कहा जाता है। हमारे नालंदा और तक्षशिला शिक्षण संस्थाओं को दुनिया ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, लेकिन सनह सनह हमारी कोशिश और ये जो क्षमता था वो कम होता चला गया। हम ज्ञान अर्जन की जगह बाजारोन्मुखी और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस होते चले गए और इस मकर जाल में इतना ज़्यादा फंसे कि अब शिक्षा जो रह गया है पूरी रटने वाली शिक्षा रह गया है। आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कच्छप गति से सुधार किए गए, मतलब कछुए धीमे धीमे गति से सुधार किए गए। नई शिक्षा नीति लाई गई 34 साल बाद और ये एक नई बात है और इस पर हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ अभी तक विकास। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो थी जिसमें ब्राह्मण परिवार शिक्षा देते थे। मुगलों के समय शिक्षा संभ्रांतवादी विचारधारा के अधीन रही। उसके बाद ब्रिटिश शिक्षा तंत्र की बात करें तो अमीरों की शिक्षा था। एक तरह से कहिए तो ब्रिटिश शासन वाले अपने अनुसार भारतीयों को बनाने पर तुले हुए थे, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया। आगे देखिएगा नेहरू और शिक्षा। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिक्षा का नारा दिया गया। बेहतर शिक्षा के लिए देश में IIM और IIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों और तकनीकी संस्थानों की नेहरू ने परिकल्पना की थी और उसी को साकार रूप भी दिया गया। फिर इसके बाद आता है कोठारी कमीशन और कोठारी कमीशन को ही लागू किया गया नई शिक्षा नीति 1968 में। उस समय नई शिक्षा नीति और अभी तो पहली शिक्षा नीति उसको मानकर चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद समय आता है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 का। राजीव गांधी ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को घोषणा की और इस नीति में भारत की 21वीं सदी के लिए तैयार करने की बात कही। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लेकर आया जाता है 1987-1988 में। इसका उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों में विभिन्न संसाधनों को बढ़ाना था, प्राइमरी एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा करना था, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर शिक्षकों के शिक्षा के संदर्भ में 1987 में इसके तहत शिक्षकों की शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने के लिए संसाधन मुहैया कराए जाने की बात कही गई। बच्चों को पौष्टिक आहार पर भोजन देने के लिए मिड डे मील जैसे प्रावधानों को भी शामिल किया गया ताकि बच्चे का एडमिशन भी ज़्यादा हो। सबको शिक्षा देने के लिए 2000 में सभी बच्चों के लिए 2010 तक शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से आंदोलन भी छेड़ा गया। मौलिक अधिकार में भी 2001 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये हमारा शिक्षा का विकास क्रम है। इसको आपको देखने के बाद कम से कम एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमारे शिक्षा का स्तर कैसा था और अभी हम लोग कैसा हैं। कुछ और मुख्य प्रावधान है जिसको आप बारी बारी से देख लीजिए, बस ये रिवीजन समझ लीजिए कि नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी होगा जिसके द्वारा आप विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा को नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया गया है। जो पहले नहीं था शामिल उसको भी लाने का प्रयास किया गया है। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा, इन्हें भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है क्योंकि अब दुनिया बदल रहा है। बदलते दुनिया के साथ हमें भी नवीन प्रणालियों को अपनाना होगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं माना जाएगा, नहीं कहा जाएगा, यानी अब इन बस पास करने से काम नहीं चलेगा, अब इनको मेन सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम के लिए MA और उसके बाद MPhil किए सीधा PhD कर सकते हैं, पहले मैं समझा चुका हूँ। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने, प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की भी सिफारिश इसमें की गई है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप के इस्तेमाल करके शिक्षा को रोचक बनाने की बात की गई है। अब तो TV चैनल भी बहुत सारे आ चुके हैं, आप देखे ही होंगे। हर जिले में कला, कैरियर, खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। तो हर जिले में बाल भवन स्थापित करने की बात की गई है, प्रावधान किया गया है। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा, देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। इसके साथ साथ
मजबूत संस्थान प्रणाली के लिए माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल को भी शामिल किया जाएगा। आगे है कि आगे का जरा राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक के सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक कार्यात्मक कार्य योजना पर भी काम किया जाएगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति को भी तैयार किया जाएगा। तो ये सारे बात किए जाएंगे इस नई शिक्षा नीति में। साथ ही विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने का भी विकल्प दिया जाएगा। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ के विशेष प्रावधान। आशा करता हूं कि आपको बहुत सारे फैक्ट ऐसे समझने का यहाँ मौका मिला होगा जो अभी तक आप समझे नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो अन्य लाते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं।